प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। दहली सल्तनत का चौथा और आखिरी हिस्सा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बात करेंगे सैयद और लोदी ख़ानदानों की हुकूमत की। सैयद ख़ानदान का पहला बादशाह असल में खज़र ख़ान था, जिनको एक बुज़ुर्ग ने सैयद कहकर पुकारा था, जिसके मतलब सरदार के हैं। आखिर वो इसी लक़ब से मशहूर हुए, हालांकि असल में वो लोग सैयद नहीं थे, बल्कि इसके फाउंडर का नाम खज़र ख़ान था। नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये ख़ानदान सादा से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। अगरचे तारीख़ मुबारक शाही लिखने वाले यहया बिन अहमद सरहिंदी ने यह दावा किया है कि खज़र ख़ान असल में हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की औलाद में से थे, लेकिन यह दावा बिल्कुल गलत है। बहरहाल खज़र ख़ान इससे पहले मुल्तान का गवर्नर रहा करता था। तैमूर ने जब दहली को वीरान किया तो उसने इसी ख़ानदान के कुछ अफराद को दहली की हुकूमत पर मामूर किया। इस बदअमनी और सियासी इंतशार का फ़ायदा उठाते हुए खज़र ख़ान ने दहली पर 1414 में कब्ज़ा कर लिया। खज़र ख़ान तैमूर की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर वक्त तैयार रहता था, इसलिए वो अपने आप को पहले तैमूर का और उसके बाद उसके पोते शाहरुख का ग़ुलाम मानता था। 1421 में इस सल्तनत के तख़्त पर मुबारक शाह सुल्तान बन बैठा। इसी मुबारक शाह के नाम पर यहया बिन अहमद सरहिंदी ने अपनी किताब तारीख़ मुबारक शाही मानून कर ली, जिसमें वो इस ख़ानदान के सैयद होने की वकालत बड़े ज़ोर शोर से करता है। चूँकि सल्तनत पहले ही ख़त्म हो रही थी और इनकी हुकूमत दिल्ली और आगरा तक महदूद हो गई थी, दीगर अलग अलग शहरों में अलग अलग हुकूमतें बन गई थीं। तीसरा हुक्मरान इस सल्तनत का मोहम्मद शाह था, जो कि मुबारक शाह का एक करीबी रिश्तेदार था। मुबारक शाह और जौनपुर के सुल्तान इब्राहिम शर्की के दरमियान लड़ाइयों का सिलसिला जारी हो गया। मुबारक शाह को इब्राहिम शर्की से बचने के लिए अफ़गान सूबेदार बहलुल लोदी की इमदाद कबूल करना पड़ी। इस तरह दहली सल्तनत में लोदी ख़ानदान की अमल दखल बढ़ गई। आखिर में 19 अप्रैल 1451 में सईद ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान अलाउद्दीन ने सल्तनत बहलुल लोदी के हवाले कर ली। खुद अलाउद्दीन बदायूं चले गए, जहां वो 1478 में इस दुनिया से रुखसत हुए। इस तरह ये हुकूमत 1414 से 1451 तक चली और इसके बाद लोदी ख़ानदान की हुकूमत शुरू हो गई। बहलुल लोदी एक अफ़गान पश्तून था, जिसने मुबारक शाह और उसके बाद आने वाले सुल्तान अलाउद्दीन की हिमायत करके जौनपुर की मुस्लिम सल्तनत पर हमला कर दिया। किसी हद तक वो कामयाब हो गया और उसने अपनी हुकूमत 1451 में दिल्ली में शुरू कर ली। इस तरह बहलुल लोदी ख़ानदान का पहला हुक्मरान बन गया। 1499 में निज़ाम खान यानी सिकंदर लोदी इस सल्तनत का दूसरा हुक्मरान बन गया। सिकंदर लोदी कदरे इस हुकूमत का एक ताकतवर हुक्मरान था, लेकिन सल्तनत टूटती रही और इसी ज़माने में बिहार भी आज़ाद हो गया। सिकंदर लोदी एक हिम्मत वाला सुल्तान था। ये इसी का फैसला था जिसमें उसने अपने दारुस सल्तनत दिल्ली को छोड़कर आगरा में मुंतकिल किया। इसी सुल्तान ने सबसे पहले आगरा को खुसूसी तवज्जो दी और इसे खूबसूरत शहर बनाने में बहुत दिलचस्पी रखता था। आगे चलकर इस जिम्मेदारी को मुगलों ने खूब सरअंजाम दिया और आगरा एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन शहर बन गया। सिकंदर की वफ़ात के बाद इस सल्तनत के चेल ढीले पड़ गए। सिकंदर के बाद उसके दूसरे बेटे इब्राहिम लोदी ने हुकूमत हासिल कर ली, लेकिन उससे अक्सर फ़ारसी और लोकल अमरा नाराज़ रहने लगे, जिनकी हिमायत उसने खो दी। सल्तनत बदअमनी का शिकार हो गई और साथ ही इसमें तकड़ बकड़ और डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गई। इसी ज़माने में सल्तनत की इस तरह कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए और बदअमनी से परेशान पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने बाबर के पास जाकर उसको दिल्ली पर हमला आवर कराने की कोशिश की और उसे दावत दी कि अगर वो दिल्ली पर हमला करेगा तो दिल्ली सल्तनत उसके मातहत हो जाएगी।
دہلی سلطنت کا خاص جائزہ لے کر بابر فوری طور پر روانہ ہو گیا اور پانی پت کی پہلی لڑائی میں بابر اور ابراہیم لودھی کی فوجوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ابراہیم لودھی کو شکست ہو گئی اور بابر فتح مند ہو گیا۔ اس طرح اس لڑائی نے دہلی سلطنت کے ساتھ ساتھ لودھی سلطنت اور لودھی خاندان کی حکومت کا بھی خاتمہ کر لیا۔ پانی پت کی یہ پہلی لڑائی تھی جس کے بعد یہاں پر بابر کی حکومت شروع ہو گئی۔ بابر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر کے مغلیہ سلطنت کی بنیاد ڈال دی، جس کا حال انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آئندہ رکھیں گے۔ لودھی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی دہلی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اس کا صرف افسانہ باقی رہ گیا۔ سعید اور لودھی خاندان یہ ایسے دو خاندان تھے جن کو پوری دہلی سلطنت پر حکومت کرنا نصیب نہیں ہوا۔ بابر کے حملے سے پہلے ہی یعنی 1526 عیسوی تک جونپور، بنگال، مالوا، گجرات، راجستھان اور تمام جنوبی ہند کی اسلامی مملکتیں خود مختار ہو چکی تھیں۔ اسی دور میں افغان اور راجپوت اپنی حکومتیں قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ بہرحال دہلی سلطنت جیسی رہی ویسی رہی۔ اس کا زمانہ 1206 میں شروع ہوتا ہے اور 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں ختم ہو جاتا ہے۔ 320 سال تک قائم رہنے والی اس سلطنت نے ہندوستان کو ترقی کی نئی نئی بلندیوں پر لے لیا۔ اس سے پرشین، ترکش، انڈین آرٹ کو ملا کر ایک نیا آرکیٹیکچر بھی فراہم کر لیا، جس کی مثالیں آج جا بجا موجود ہیں۔ بہرحال آپسی انتشار، بد امنی اور ایک دوسرے کی مخالفت نے اس سلطنت کو کمزور کر لیا اور آخر کار اس کا خاتمہ ہی کر لیا۔ اس کے بعد ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوتا ہے جسے ہم مغلیہ سلطنت کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو آگے جانکاری دیں گے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔